नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज के वीडियो में हम समझेंगे कि वसीयत नामांतरण के संबंध में हाई कोर्ट का जो बड़ा फैसला आया है वह क्या है और उसमें क्या क्या बातें जो है माननीय उच्च न्यायालय ने बताई है। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यह समझेंगे कि वसीयत किसे कहा जाता है, उसके बाद समझेंगे कि वसीयत का विवादित नामांतरण क्या होता है, और अगली बात हम समझेंगे कि वसीयत का अविवादित नामांतरण क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वसीयत किसे कहते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि यह एक जमीन है, ठीक है, और इस जमीन का मालिक जो है यह व्यक्ति है। यह व्यक्ति जो है यह अगर चाहता है कि जब तक यह व्यक्ति जो है यह जीवित रहे तब तक इस जमीन का मालिक यह स्वयं रहे, लेकिन इसकी मृत्यु के बाद में इसकी इच्छा अनुसार जिस व्यक्ति के बारे में यह सोचता है वह इस जमीन का मालिक जो है वह बन जाए। तो ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति जो है जो दस्तावेज लिखेगा और उसमें यह लिखेगा कि यह जमीन जो है जब तक मैं जीवित हूँ तब तक इसका मालिक मैं हूँ, और मेरे मरने के बाद में इस जमीन का मालिक जो है यह जिसे चाहता है उसका नाम लिखकर उस दस्तावेज में अगर यह बात लिख देता है, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जो है जिसके नाम का उल्लेख इस व्यक्ति ने किया है वह व्यक्ति उस संपत्ति का, इस जमीन का मालिक बन जाएगा। ठीक है, लेकिन कब बनेगा? इस व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद में। तो इस प्रकार का जो दस्तावेज लिखा जाता है उस दस्तावेज को वसीयत कहा जाता है। ठीक है, अब हम ऐसे समझेंगे इसको कि जैसे मान लेते हैं यह जमीन है, ठीक है, और इस जमीन का मालिक यह व्यक्ति है। यह चाहता है कि इसकी मृत्यु के बाद में इस जमीन का मालिक यह व्यक्ति बन जाए। ठीक है, इस प्रकार की बात जो है ये व्यक्ति जो है किसी दस्तावेज में लिखकर उसका या तो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, अर्थात उसको रजिस्टर्ड करवा सकता है, नोटराइज करवा सकता है, या सादे पेपर पर भी लिख सकता है, लेकिन उसके दो गवाह होना जरूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार का दस्तावेज जो होगा वह वसीयत कहलाएगा। ठीक है, अब वसीयत का विवादित नामांतरण क्या होता है, ठीक है, और वसीयत का अविवादित नामांतरण क्या होता है उसको भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, वसीयत का विवादित नामांतरण क्या होता है। तो जैसे मान लेते हैं कि इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति के नाम पर इस जमीन की वसीयत की। ठीक है, ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति इस व्यक्ति का पुत्र है या अन्य कोई व्यक्ति हो सकता है, लेकिन इस व्यक्ति के मरने के बाद में इसकी पुत्री भी है, ठीक है, और इसका पुत्र भी है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जैसे ये व्यक्ति जो है उस वसीयत के आधार पर, इस व्यक्ति की मृत्यु के बाद में उस वसीयत के आधार पर अगर तहसीलदार महोदय के समक्ष नामांतरण के लिए आवेदन देगा कि इस जमीन की वसीयत जो है इस व्यक्ति के द्वारा मेरे नाम पर कर दी गई है, इसलिए इस जमीन का नामांतरण मेरे नाम पर किया जाए, अर्थात यह जमीन जो इसके नाम पर है यह जमीन इस व्यक्ति के नाम पर की जाए। ठीक है, तो इस प्रकार का नामांतरण का आवेदन जो है तहसीलदार के समक्ष पेश किया जाएगा। तो तहसीलदार के द्वारा क्या किया जाएगा? विज्ञप्ति जारी की जाएगी। ठीक है, विज्ञप्ति जारी की जाएगी कि अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो वह आपत्ति प्रस्तुत करे। अगर विज्ञप्ति के बाद में अगर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आती है तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार के द्वारा क्या किया जाएगा कि इस व्यक्ति के जितने भी वारिस है, वारिस से मतलब है कि इसके जितने भी पुत्र है, पुत्रियां हैं, पत्नी है, या मृत पुत्र के पुत्र पुत्री है, या मृत पुत्री के पुत्र पुत्रियां हैं, तो उनको उनके संबंध में तहसीलदार जो है यह पटवारी से, किससे? पटवारी से जो है रिपोर्ट बुलवाएगा। पटवारी से रिपोर्ट बुलवाएगा। उस रिपोर्ट में जितने लोगों के नाम रहेंगे उन लोगों को सूचना पत्र भेजा जाएगा। कहाँ से? तहसीलदार के माध्यम से इनको सूचना पत्र भेजा जाएगा। जब इनको सूचना पत्र भेजा जाएगा तो ये लोग जो है ये उपस्थित होकर तहसीलदार के समक्ष अपनी बात रखेंगे। अगर तहसीलदार के समक्ष ये लोग जो है उपस्थित होकर ये कहते हैं कि इस व्यक्ति को, अर्थात इनके पिता को या इनके दादा को जो है, इनके पुत्र पुत्री अगर है तो उनके दादा या नाना को जो है इस जमीन के संबंध में वसीयत करने का अधिकार नहीं था, या यह जो वसीयत की है यह इस व्यक्ति के द्वारा नहीं की गई है और इस व्यक्ति ने फर्जी तरीके से यह वसीयत बना ली है, और उसके आधार पर यह व्यक्ति जो है नामांतरण कराने का अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में जो तहसीलदार महोदय के समक्ष इस व्यक्ति ने नामांतरण का आवेदन पेश किया है वसीयत के आधार पर, वह विवादित नामांतरण कहलाएगा और उस नामांतरण को करने का तहसीलदार को अधिकार नहीं है। ठीक है, उस संबंध में उस नामांतरण को करने का केवल सिविल न्यायालय को अधिकार है। किसको? सिविल न्यायालय को ही उसका नामांतरण करने का अधिकार है। इसलिए तहसीलदार जो है उस नामांतरण को खारिज कर देगा। क्या करेगा? उस नामांतरण आवेदन को खारिज कर देगा और इस व्यक्ति को निर्देशित कर देगा कि आप जो है अपना नामांतरण जो है सिविल न्यायालय के माध्यम से करवाइए। ठीक है, अब सिविल न्यायालय के माध्यम से फिर ये व्यक्ति जो है अपना नामांतरण करवा सकता है। वहां पर भी जितने लोगों ने आपत्ति पेश की थी, ये जिन लोगों के नाम जो है तहसीलदार महोदय के समक्ष
रिपोर्ट में आए थे उन लोगों को इस व्यक्ति को प्रतिवादी बनाना पड़ेगा और फिर वहां पर इसको स्वत्व घोषणा का दावा पेश करना होगा। कहां पर? सिविल न्यायालय में। ठीक है। और सिविल न्यायालय के समक्ष अगर ये व्यक्ति जो है अपना दावा जो है वो प्रमाणित कर देता है कि हाँ वास्तव में इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति की इस जमीन की वसीयत की है और इस जमीन की वसीयत करने का इस व्यक्ति को अधिकार था, यह अगर यह प्रमाणित कर देता है तो ऐसी स्थिति में इस जमीन का मालिक जो है इस व्यक्ति को घोषित कर दिया जाएगा और जो सिविल न्यायालय का जो निर्णय होगा उस निर्णय के आधार पर इस समक्ष आवेदन पेश कर उस निर्णय के आधार पर इस व्यक्ति का नामांतरण जो है इस जमीन के सरकारी कागज में इस व्यक्ति के स्थान पर हो सकता है। ठीक है। तो यह तो विवादित नामांतरण के संबंध में बात हुई। अब हम समझेंगे कि वसीयत का अविवादित नामांतरण क्या होता है और उसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है। तो देखिए दोस्तों, एक ऐसा मामला था जिसमें कि एक व्यक्ति ने अपने पुत्रों के नाम पर वसीयत की थी। ठीक है। अपने पुत्रों के नाम पर वसीयत की थी किसी जमीन की। ठीक है। और उस व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद में जो पुत्र थे उन्होंने क्या किया था कि तहसीलदार महोदय के समक्ष नामांतरण के लिए आवेदन पेश किया था। तहसीलदार महोदय ने क्या किया था कि विज्ञप्ति जारी की थी। विज्ञप्ति जारी करने के बाद में जो पुत्र पुत्री जो थे, ठीक है, अन्य पुत्र पुत्री या पुत्र पुत्री के पुत्र पुत्री जो थे उनके संबंध में मौजा पटवारी से रिपोर्ट मंगवाई थी और मौजा पटवारी ने जो रिपोर्ट दी थी उन लोगों को भी तहसीलदार ने बुलवाया था। तहसीलदार के द्वारा उन लोगों को बुलाने के बाद में क्या हुआ था कि उन लोगों ने भी, जैसे ये पुत्र पुत्री है, जैसे मान लेते हैं कि इस व्यक्ति के नाम पर इस व्यक्ति ने इस जमीन की वसीयत की है। ठीक है। और इसकी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु होने के बाद में इन लोगों ने यहाँ पर नामांतरण का आवेदन पेश किया। ठीक है। तहसीलदार ने विज्ञप्ति जारी की। विज्ञप्ति जारी करने के बाद में क्या हुआ कि मौजा पटवारी की रिपोर्ट आई और मौजा पटवारी की रिपोर्ट में जैसे ये पुत्री का नाम भी आया, इस पुत्र का नाम भी आया, इस पुत्र का नाम भी आया और अन्य जो मृत पुत्र पुत्री थे उनके पुत्र पुत्री का नाम भी आया। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार ने क्या किया, उन लोगों को भी सूचना पत्र भेजा। जब जिन लोगों के पक्ष में वसीयत हुई थी उन लोगों के अलावा अन्य वारिसों को सूचना पत्र भेजा गया और ये लोग भी तहसीलदार के समक्ष उपस्थित हुए। लेकिन तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होने के बाद में इन अन्य वारिसों ने तहसीलदार के समक्ष अपनी सहमति व्यक्त की कि हाँ वास्तव में इस व्यक्ति ने इन लोगों के नाम पर वसीयत की थी इस जमीन की और इस वसीयत के नामांतरण में हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार ने क्या किया कि उनकी सहमति होने के बावजूद भी इन लोगों का नामांतरण जो है वह क्या किया, खारिज कर दिया। तहसीलदार ने क्या किया, वह नामांतरण का आवेदन जो है वह खारिज कर दिया। अब ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति ने क्या किया कि उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष अर्थात एसडीओ के समक्ष जो है प्रथम अपील पेश की। कौन सी? प्रथम अपील पेश की कि जो तहसीलदार महोदय ने सहमति के बावजूद वसीयत नामांतरण खारिज किया है वह तहसीलदार ने गलत आदेश पारित किया है। इसलिए माननीय न्यायालय से अर्थात उपखंड अधिकारी महोदय से निवेदन है कि तहसीलदार महोदय का उस आदेश को निरस्त किया जाए और जो वसीयत के आधार पर हमने नामांतरण का आवेदन पेश किया है तो वसीयत के आधार पर हमारा नामांतरण करने का आदेश पारित किया जाए, अर्थात इस जमीन के सरकारी कागज में इस व्यक्ति के स्थान पर हमारा नामांतरण किया जाए। ठीक है। तो इस प्रकार की अपील जब उपखंड अधिकारी महोदय अर्थात एसडीओ महोदय के समक्ष प्रस्तुत की, एसडीओ महोदय ने क्या किया कि उस अपील को भी खारिज कर दिया और लिख दिया कि वसीयत के संबंध में राजस्व न्यायालय को किसी प्रकार का विचारण करने का अधिकार नहीं है, इसलिए आप आवेदन जो है वह खारिज किया जाता है। ठीक है। तो देखिए अब ऐसी स्थिति में ये लोग जो है ये क्या कर सकते थे। तो देखिए अब ऐसी स्थिति में ये लोग जो है जब उपखंड अधिकारी महोदय ने इनकी प्रथम अपील जो है वह निरस्त कर दी तो ऐसी स्थिति में ये लोग जो है यह द्वितीय अपील जो है वह कमिश्नर के समक्ष पेश कर सकते थे। कहाँ पर? कमिश्नर के समक्ष जो है यह द्वितीय अपील जो है वह पेश कर सकते थे। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि द्वितीय अपील जो है कमिश्नर के समक्ष पेश नहीं की। यहाँ पर यह महत्वपूर्ण बिंदु है कि इन्होंने द्वितीय अपील जो है कमिश्नर के समक्ष प्रस्तुत न करते हुए इन दोनों लोगों ने क्या किया कि एक याचिका जो है वह माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की। ठीक है। अब माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष इन्होंने याचिका जो दायर की उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने क्या पाया, माननीय उच्च न्यायालय ने पाया कि चूंकि ये लोग जो है ये द्वितीय अपील पेश कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर यह हुआ है कि बगैर किसी आपत्ति के तहसीलदार ने जो है इन लोगों का वसीयत नामांतरण खारिज किया है और उपखंड अधिकारी महोदय जो है उन्होंने भी अवैधानिक आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में ये लोग जो है कमिश्नर को सेकंड अपील अर्थात द्वितीय अपील पेश न करते हुए तो उच्च न्यायालय के समक्ष आए हैं, ये सही आए हैं और तहसीलदार को और एसडीओ को जो है अर्थात राजस्व न्यायालय को जो है
अगर वसीयत जो है वह अविवादित है, क्या है, वसीयत जो है वह अगर अविवादित है तो ऐसी स्थिति में उसका नामांतरण करने का अधिकार जो है वह राजस्व न्यायालय को है, अगर वहां पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया कि तहसीलदार ने और उपखंड अधिकारी ने जो आदेश पारित किए हैं वे अवैधानिक आदेश है, इसलिए ये दोनों आदेश जो है ये निरस्त किए जाते हैं। और हाईकोर्ट ने आदेश किया कि तहसीलदार को अविवादित नामांतरण जो है अगर वसीयत का है तो उसका नामांतरण भी करने का अधिकार है, इसलिए तहसीलदार जो है गुण दोषों के आधार पर इस प्रकरण का निराकरण करें। तो देखिए दोस्तों, ऐसा किस मामले में हुआ था उसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एक मामला था जिसका नाम है अनिल कुमार वर्सेज मध्य प्रदेश राज्य तथा अन्य। इस मामले में जो फैसला हुआ था वह हुआ था 14/8/2023 को। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।